तो दोनों जो है उनकी डिटेल्स है, दोनों की डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ सकें। अगर आपको याद हो, अ, तो कल हम जो है वो एक ईमेल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एंड दिस ईमेल वाज बाय योको टू शारिफा। इसमें हमने जो है वो एक चीज समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास जो है एक कंपैरिजन या कंट्रास्ट चल रहा था, जिसमें जो है वो राइटर बता रही है, हैव यू डिसाइडेड वेयर यू आर गोइंग टू लिव? माय पेरेंट्स want me to live with a host family in the city, but I want to live in a shared flat hall of residence on the campus. तो हमें ये पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है या कंट्रास्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो कंट्रास्ट कर रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो पैराग्राफ हैं, आज हम ये समझना चाहेंगे ये बने कैसे, कंपैरिजन किसे करते हैं। जब हम सिमिलर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी भी लेवल पे हैं, दोनों क्लास को टार करते हैं, ये कंपैरिजन है। अगर मुख्तलिफ है, कार और साइकिल की स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो कार के 4 टायर हैं, साइकिल के 2 हैं, तो पैराग्राफ बनाने कैसे हैं, हमारे पास जो है वो कंपैरिजन है, ये हमें पता चल गया। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जब हम पैराग्राफ को बनाते हैं तो हमें समझ में आता है क्या यार, ये तो मुश्किल काम। इसी मुश्किल को आसान करते हैं हम आज के लेक्चर्स में। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे। नेम प्लीज नोट कर लीजिएगा, नेम इसका, और ये आप फाइल क्लास में पे शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब समझने पे सिर्फ तवज्जो दीजिएगा। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हैं जो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, एक्शंस को या क्वालिटीज को या आइडियाज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं अब आपके साथ कुछ ऐसी डिवाइसेस शेयर करूंगा कि जब आपको कंपैरिजन वाले पैराग्राफ्स लिखने हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मान लीजिए जब आपको एक कंपैरेटिव पैराग्राफ लिखना है, कंपैरिजन करना है, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे एंड को दरमियान में। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, सारा इज इंटेलिजेंट एंड जॉन इज इंटेलिजेंट टू। हम इन दोनों में इंटेलिजेंस की बात करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। सो मैं आपको वो वर्ड्स बताना चाहता हूँ, वन बाय वन नोट करते चले जाइएगा। कि कंपैरिजन मैंने समझाया कि कंपैरिजन पैराग्राफ किस लिए पहले मैंने बताया था कि लिखने कब होते हैं, जब हमें आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस लिखना होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस लिखने होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में कंपैरेटिव और कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि इनके अंदर आप कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। कौन कौन सी जो है वो कंजंक्शंस यूज करते हो आप इनके अंदर। ठीक है। अब हम जो है वो इनको देखने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एंड आ जाता है जी पहले, जब आपको जो है वो दो सिमिलर आइटम्स को, क्वालिटीज को मिलाना होता है, एंड इस्तेमाल हो जाएगा। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा बोथ और एंड। अच्छा, ये क्यों समझना जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है कि इसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी में से गुजारूंगा, और उस एक्टिविटी में आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सा जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जो कंपैरेटिव डिवाइसेस हैं हमारे पास जो है वो हम इसको मुकम्मल करना सीखेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें पता चल जाए कि कंपैरेटिव जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं तो तब हम जो है वो किस तरह से लिखते हैं। सो उसमें हमारे पास एंड आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आ जाता है बोथ आ जाता है और एंड आ जाता है। मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस देखिएगा, शी इज बोथ अ ग्रेट सिंगर एंड अ टैलेंटेड डांसर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है? दो चीजों का, कि जो दोनों हैं वो एक क्वालिटी रखते हैं, और वो हमारे पास क्या है कि वो दोनों रिफर कर रहे हैं शी की तरफ, ग्रेट सिंगर एंड टैलेंटेड डांसर्स में। ठीक है। सो सिमिलरिटी जो है वो बता रहा है दो के दरम्यान। सो बोथ और एंड इस्तेमाल होगा। कंपैरेटिव जो है वो जब भी हमें पैराग्राफ बनाने हैं। आल्सो हमारे पास जो है वो तीसरे नंबर पे वर्ड है, इसे देखेंगे।
She is good at mathematics. She is also good at she is also good at mathematics. He is good at mathematics. She is also good at mathematics. To इस्तेमाल होगा. He loves chocolate and she does too. Neither और nor जो है, neither Alice nor Bob can swim. अभी हमारे पास जो है वो कंपैरिजन के लिए कि ये दोनों कोई काम नहीं कर सकते. ठीक है. नीदर और नार भी इसमें इस्तेमाल होगा. सिमिलर टू इस्तेमाल हो सकता है. हमारे पास द सेम एज इस्तेमाल हो सकता है. लाइकवाइज इस्तेमाल हो सकता है. हमारे पास जो है वो सिमिलरली इस्तेमाल होता है. ठीक है. ये बेसिक बेसिक आसान आसान से वर्ड्स हैं. मैं सिर्फ आपको याद करवाना चाह रहा हूँ. ठीक है. अब हमारे पास जो है ये अगर हमने समझा बेसिकली देखा तो ये कंट्रा कंपेरेटिव जो है वो हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर्स हैं. ये वो वाले वर्ड्स हैं. ये वो वाले हमारे पास इस्तेमाल होते हैं कि जब भी हमें कंपैरिजन की बात करनी है तो हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा. इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पे दे दी. ठीक है. अब अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप मुझे जरा ये बताइएगा कि यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में आपने मेरी मदद करनी है. द आर्किटेक्चर ऑफ सम मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग इज डैश द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो. इसमें क्या आएगा हमारे पास. जरा कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए मुझे बताइएगा क्या आएगा जो यहाँ पे हमारे पास जो है. जी जिशान ने बताया. आप दोबारा से देख सकते हैं. ये आपके पास जो है वो सारे के सारे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स के वर्ड्स हैं यहाँ पे. इनमें से कोई एक जो है वो इस्तेमाल होगा कंपैरिजन वाले पैराग्राफ में. इनको देख लें, नोट कर लें और उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं. ओके जी. बाकी लोग जो हैं वो भी देखें स्कोर, वो बताएं क्या हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे. यस. साइलेंट पार्टिसिपेंट्स वो कहाँ पे हैं जी हमारे पास जो है. द आंसर इज सिमिलर टू. सिमिलर टू हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा. ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी आपको कंपैरेटिव जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सिमिलर टू अब आपके पास आना चाहिए. जब कंपैरिजन करोगे तो सिमिलर टू द आर्किटेक्चर ऑफ सम मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग इज सिमिलर टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो. अच्छा दूसरा जो है सेंटेंस देखिएगा. इन रिसेंट ईयर्स न्यू टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल टेलीफोन हैज मेड लाइफ मोर कन्वीनियंट dash the internet has made a wide variety of information available everywhere. जी यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा. एक्सलेंट, वेरी गुड इंस्टा, वेरी गुड मायरा, वेरी गुड सरवत. यहाँ पे हमारे पास जो है अच्छा सिमिलर भी आ सकता है और हमारे पास लाइकवाइज भी आ सकता है. वेरी गुड. एक्सलेंट. अच्छा ये मुझे बताइएगा. डैश द रिवर्स डैश द लेक्स आर क्लियर एंड ब्यूटीफुल. Dash the rivers, dash the lakes are clear and beautiful. Excellent जी. Zishan Tahir, Fozia and Sarah, Myra. Excellent. हमने ये देखा कि हमारे पास जो है कंपैरिजन के लिए सिमिलर टू लाइकवाइज बोथ ये इस्तेमाल होते हैं. द कैपिटल सिटी इज जस्ट डैश modern dash the city is many other countries. Dash the cities in many other countries. The capital city is dash modern dash the cities in many other countries. हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब. और आपने ये देखना है कि शायद हमारे पास कुछ ऐसा इस्तेमाल हो सकता है. वेरी गुड. एक्सीलेंट. एज मॉडर्न एज द सिटीज इन अदर कंट्रीज. अब हम ये बात समझ चुके हैं कि जब भी हमें कंपैरेटिव स्ट्रक्चर यूज करना है
जब भी हमें दो चीजों के बारे में सिमिलरिटीज बतानी है कि ये जो है वो सिमिलर चीजें हैं, तो तब हम जो है वो एंड, बोथ, बोथ एंड, ऑल्सो, टू, नीदर नॉर, सिमिलर, द सेम इज, और हमारे पास जस्ट एज एज और लाइक वाइज सिमिलरली को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी और भी हो सकती हैं। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अब ये कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं? कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे कि हमें पता चल जाता है, अगर हमें अपने पैराग्राफ में दो चीजों के अंदर डिफरेंस की बात करनी है कि दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं, ऐसे लिंग्विस्टिक्स हमारे पास टूल्स हैं कि जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा, अब हमारे पास ऐसे लिखते हुए मल्टीपल आइडियाज़ आ जाते हैं। हमें अगर हमारा आइडिया जो है वो मुख्तलिफ है, हमें आइडिया की बात करनी होती है कि एक आइडिया है फॉर एग्जांपल, वो डिफरेंट है, आइडिया, कॉन्सेप्ट किस तरह से वो दूसरे से मुख्तलिफ है, वो बताने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जब हमें किसी चीज़ को एम्फसाइज करना होता है। मिसाल के तौर पर देन की बात कर लें। देन हमारे पास जो है, ये देन है हमारे पास जो है, देन इस्तेमाल होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और एक के बारे में बताते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा है, कम है। सारा इज टॉलर देन जॉन। दूसरे नंबर पे बट हमारे पास, बट जो है वो फैन वॉइस आपको याद होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हमारे पास जो है वो कंट्रास्टिंग एलिमेंट या आइडियाज के लिए इस्तेमाल होता है। सो कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए देन इस्तेमाल करते हैं, बट इस्तेमाल करते हैं। शी wanted to go to the party but she had to finish her work first, बट यहाँ पे हमें जो है वो ये दिखाता है कि किस तरह से चीज़ें मुख्तलिफ हैं। फिर हमारे पास वाइल आ जाता है। वाइल एक ऐसी कंजंक्शन है जो हमारे पास, आप जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा चीजों का कंट्रास्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब हमने कंट्रास्ट इन टाइम लिखा, while I was studying my brother was playing video games, और जब आइडियाज को कंट्रास्ट करना है, while some people prefer cats other prefer dogs, so while इस्तेमाल हो सकता है, दो और although इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास जो है वो ये सारे के सारे कंट्रास्टिव जो है वो हमारे पास डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन कंट्रास्ट है, हाउएवर है, ऑन द अदर हैंड है। तो इन्हें जो है वो हम डिटेल से देख चुके हैं, इनको एक एक दफा हमने देखा। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी बुक में भी मेंशन है। अब मैं आपके साथ दोबारा जो है वो एक एग्जांपल्स कुछ शेयर करूंगा, आप मुझे बताएंगे। ये वाले वर्ड्स जो हैं वो गौर से देख लीजिए, कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर की मदद से आप इन्हें जो है वो फिल करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर देयर जो इसको कर सकते हैं। Some tourists enjoy going on organized tours, dash many other tourists prefer traveling on their own. जी, वेरी गुड। इंस्रा ने सबसे पहले आंसर लिखा, जिशान ने लिखा एक्सीलेंट, वाइल। जब हमें कंट्रास्ट की बात करनी है तो फिर हमने वाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। द टू बुक्स आर वेरी डैश ईच अदर। द टू बुक्स आर वेरी डैश ईच अदर। डिफरेंट टू होगा, मोहम्मद नईम, डिफरेंट फ्रॉम होगा, डिफरेंट विद होगा, क्या होगा? ये जरा बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। डिफरेंट फ्रॉम होगा, सिम। अच्छा जी, इन्होंने लिखा, अब्दुल रऊफ साहब ने लिखा सिमिलर टू। अब मुझे बताएं कि सिमिलर टू जो है वो अब्दुल रऊफ साहब हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं ना, डिफरेंट फ्रॉम होगा। The cost of studying in a college or university in Britain is very high. Dash in many other countries the cost is much lower. The cost of studying in a college or university in Britain is very high. Dash in many other countries the cost is much lower. आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। On the other hand, however, in contrast, ये सब इस्तेमाल हो सकता है। So the answer of this question is
ऑन द अदर हैंड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इन कंट्रास्ट भी आ सकता है, लेकिन हम जो है वो हाउएवर या ऑन द अदर हैंड कह सकते हैं। अच्छा जी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आर अकरिंग डैश क्विकली डैश इन द पास्ट। Changes in technology are occurring dash quickly dash in the past। ये मोर क्विकली और देन जो है एक्सलेंट, शाबाश। अब हमें कुछ समझ में आया कि इन दोनों के दोनों पैराग्राफ्स को हमने कैसे लिखना है। अब आप ये देखने के लिए कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, तो आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो आजकल वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसे कि हमारे पसंदीदा चाहत फ़तेह अली खान, बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, अगर आपने नहीं सुना तो उन्हें सुनिएगा। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान में आएंगे, तो उनके सॉन्ग्स अगर आप जो है वो दुनिया में मौसीकी से आप वजह जानना चाहते हैं कि मौसीकी क्यों हराम करार दी गई थी, तो सुनिएगा। तो पता नहीं क्यों इस गाड़ी के ड्राइवर को देख के मुझे कुछ लोग याद आना शुरू हो गए। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट किडिंग। जी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो है वो हमारे पास। अच्छा, लोग बुरे नहीं होते हैं, जैसे टीटीपी हैं, कुछ तालिबान हैं, सब के सब उनकी आदतें बुरी होती हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो डोगिश नहीं होते हैं, उनकी हरकतें डोगिश वाली होती हैं। तो जिस तरह से जो है वो इसराइली आजकल कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, तो द पीपल दे आर नॉट बैड बट देयर हैबिट्स दे आर, तो हमें उनको चेंज करना चाहिए। कमिंग बैक टू द सीरियस टॉपिक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इससे पहले कि हम आगे चलें, टू कार्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। हम सबसे पहले कुछ कंपैरेटिव नोट्स जानना चाहेंगे, कंपैरिजन इनका करना चाहेंगे। मुझे ये बताइएगा कि इनके अंदर जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा, क्या मैं सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूँ या डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। मुझे इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है। मुझे क्या सिमिलरिटीज ढूंढनी है या मुझे इनके अंदर डिफरेंसेस ढूंढना है। हमें सिमिलरिटीज ढूंढनी है। देयर आर टू कार्ड्स। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि अपने पॉइंट्स जो हैं वो 1 2 3 4 एक ही मैसेज में अगर चाहें तो लिख सकते हैं, मुख्तलिफ में भी लिख सकते हैं। इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या हैं जी, 1 और 2 के अंदर। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन 1 एंड 2? क्या है जी, ब्लैक इन कलर, मायरा ने लिखा। मायरा अपना पॉइंट एक भी साथ ऐड कर दें, 1 डॉट, ताकि पता चले कि ये पॉइंट आपका एक है, ये दो है, ये तीन है। अच्छा जी, दोनों का कलर ब्लैक है, ठीक है। व्हाट एल्स? और इसके अलावा क्या है जी? ड्राइवर जो है, कलर जो है जिशान साहब ने बताया मेड इन जर्मनी जो है वो सेम है। ओके, देखते हैं जी किन का सबसे अच्छा है। बोथ आर ब्लैक, बोथ आर कार्स मेड इन जर्मनी, कार्स सेम कलर मेड इन जर्मनी, कलर ब्लैक मेड इन जर्मनी। ड्राइवर भी सेम है, वेट इंस्टा, अच्छी बात है। अच्छा जी, और क्या सिमिलरिटीज हैं जी, और क्या है? डायरेक्शन सेम है, 3 टायर्स विजिबल जो हैं। वेरी गुड जिशान, आई वाज एक्सपेक्टिंग योर आंसर जिशान। मुझे पता था कि आप ना टायर्स की बात लाजमी करेंगे, क्योंकि कल आपने कहा था कि एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। ओके जी, तो और भी कुछ सेम है जी, और भी कुछ सेम है, जरा देखें और क्या सेम है। अच्छा, एक चीज जो आप सबने इग्नोर कर दी, प्राइस सेम है, प्राइस तो सेम नहीं है। एक चीज जो सबने इग्नोर कर दी और सबके सामने है, वो सबने इग्नोर कर दी। पार्क है, लार्ज एंड स्मॉल नहीं, ये तो डिफरेंस हो गया ना, हमारे पास कंट्रास्ट आ गया। एक चीज जो है वो सबने इग्नोर कर दी, सबके सामने बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ है कि ये भी फॉर सेल है और ये भी फॉर सेल है, ठीक है। लेकिन ये किसी ने नोट नहीं किया कि ये दोनों जो है वो फॉर सेल है, ठीक है। दोनों फॉर सेल है। अच्छा जी, ओके। सो जी, हमारे पास जो है वो दोनों में डॉग बैठा हुआ है और वो डॉग चला रहा है। अब हमारे पास हमने कंट्रास्ट देखना है जी। कंट्रास्ट मुझे बताइए कि दोनों में कंट्रास्ट क्या क्या है। कंट्रास्ट क्या है जी? सीट्स जो हैं वो, ठीक है,
मायरा खान बताती हैं साइज सिडान वर्सेस फार्मूला। ओके, साइज है जी, डिफरेंट साइजेस हैं। ओके, साइज का डिफरेंस हो गया, और क्या डिफरेंस है जी? और क्या डिफरेंस है? नहीं, स्पीड तो हमें नजर, अच्छा स्पीड लिखी हुई है, ठीक हो गया जी। एक 50 है और एक हमारे पास 150 है, ग्रेट हो गया। हेडलाइट्स आर डिफरेंट जो हैं, वो दोनों की हेडलाइट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंट है? और क्या डिफरेंट है? बम्पर इज डिफरेंट। और जी लोगोज कहाँ पे हैं जी इसके अंदर? ओके जी, लोगोज जो हैं वो डिफरेंट हैं, वेरी गुड। यस, लोगोज के ऊपर है। अब ये जो हमने एक्टिविटी की है, इसमें आपने जो है वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट को समझा। अब हमें जो है वो, जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। एंटीनाज आर डिफरेंट, अमाउंट डिफरेंट। अब हमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट का पता चल गया, लेकिन कंपैरिजन और कंट्रास्ट को अपने इंग्लिश ऐसे के पेपर में लिखेंगे कैसे? दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये पता चल गया सर कंपैरिजन क्या होता है, ये पता चल गया कि कंट्रास्ट क्या होता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमने जब ऐसे लिखना है, उसने एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक दे दिया है और उस टॉपिक के ऊपर हमें काम करना है, तो वो कैसे काम करेंगे? इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इस राम कथा को सुलझाने के लिए हमने नेपाल के जंगलों में बड़ी गहरी तपस्या की, और एक सवाल जो है वो पूछा और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की कि हमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट समझ में तो आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो बड़ी मुश्किल से हमें इसका जवाब मिल सका, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, जब आपने आर्ग्यू करना है, जब आपने किसी से बहस करनी है, जब आपको अपने ऐसे में कोई पॉइंट साबित करना है, आपको ये बताना है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ कोई पॉइंट ऐसा है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये मेरा पॉइंट है, मैं इसको जो है वो ये इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर जो है वो मैं जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक बाकायदा जो है वो तरीक़ेकार मौजूद है, ठीक है। एक बाकायदा मेथड जो है वो मौजूद। अब वो मेथड हमारे पास क्या है? वो मेथड हमारे पास कहलाता है ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को समझने के लिए एक काम कीजिएगा। हम ज़रा डिटेल से समझने के लिए चलते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं, और हम जो है वो एक फाइल पे चलते हैं, ये वाली फाइल पे। अब जब हम यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखना है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर जो पॉइंट्स आपको बताने हैं, ऑर्गेनाइजेशन और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ तक ये हैं क्या, करेंगे काम कैसे करेंगे, अभी तक ये पता चल गया दो तरीके का। जब हमें जो है वो कंपैरिजन करना है या कंट्रास्ट करना है, और आप अपनी सहूलत के मुताबिक मौके की मुनासिबत से यूज करोगे, it will be ultimately your decision. Either you are going to embark upon the journey with block organization, or you are going to be hand in glove with the point by point organization. My first point is block organization. In this particular ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें हमने चीजों को किस तरह से किया हुआ है, ब्लॉक की तरह होता है ना, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को एक सिंगल ब्लॉक में, सेक्शन में आप जो है वो बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास जो है वो दो चीजें हैं, एक जो है वो हमारे पास है कैट है, एक हमारे पास डॉग है। अब मुझे कैट और डॉग दोनों के बारे में बात करनी है, तो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले कैट की बात करूंगा, कैट को एक ब्लॉक के अंदर बंद करूंगा, और फिर जो है वो मैं दूसरे में जो है वो डॉग की बात करूंगा। दैट इज ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इतना ही सादा होता तो क्या ही बात थी।
अब हम जो है वो ये समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्तेमाल कब करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखते हुए ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन वाला मेथड इंतहाई यूजफुल है जब हमें डिफरेंसेस को बताना है। जब मुझे बताना है कि इधर पाकिस्तान के लिए जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या फेडरल सिस्टम बेहतर है, मुझे बताना है कि को एजुकेशन अच्छा है या हमारे पास जो है वो सेपरेट सिस्टम जो है वो बेहतर है, ये मेथड हमें वहां पे हेल्प आउट करता है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन यू हैव significant differences or point to discuss about each subject। ठीक है, आइए एक मिसाल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास है कि मुझे कंपेयर करना है कैट और डॉग को। अब देखिएगा, इस एग्जांपल में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो है वो पैराग्राफ 1। मैंने एक पैराग्राफ लिखा और ये उसका पहला पैराग्राफ है और ये उसका दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ 1 में मैंने लिखा कैट्स make great pets because they are low maintenance animal, they are independent and do not require contrast attention, additionally they are usually fur। My first question is that आप मुझे बता सकते हैं कि इस सारे के सारे जो है वो एक छोटी सी दो लाइनों के एक्सट्रैक्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स ओनली और वी आर इंक्लूडिंग डॉग्स एज वेल। हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं इसमें? वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स ओनली और डॉग्स एज वेल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हम सिर्फ कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो CSS PMS का ऐसे का पेपर अटेम्प्ट करते हुए जब भी हमें कंपैरिजन या कंट्रास्ट पैराग्राफ लिखना है, तो हमें पता होगा कि पहले ब्लॉक में हमने एक ही आइडिया को डिस्कस किया। अब दूसरे ब्लॉक को देखिएगा। On the other hand, dogs are known for their loyalty and companionship. They need more attention and exercise than cats. Dogs are often used as service animals and are highly trainable। अब ये सिर्फ इस पैराग्राफ में, थोड़ा पैराग्राफ तो नहीं है, एक्सट्रैक्ट में हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ डॉग्स ओनली। अब हमारे पास ये थी ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, चलिए अब ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन को जरा डिटेल से समझने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास हजूरे वाला एक पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आप समझ सकें। मुझे जो है वो क्या आप लोग गाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे ये जो स्पेस है जो राइटर ने यहाँ पे छोड़ी हुई है, ये कोई मिस्टेक है कि जिसकी वजह से जो है वो ये स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है, या यहाँ पे ये स्पेस छोड़ी जानी चाहिए थी? आपको आपने नोट किया है ये हमारे पास जो एक स्पेस राइटर से शायद गलती से छूट गई है। अगर ये हम नहीं देते हैं तो क्या कोई नुकसान होता है? एक सिंपल सी छोटी सी स्पेस है, तो क्या इससे कुछ नुकसान होता है अगर हम नहीं देते हैं, मान लीजिए? तो ये क्या है? सो इट इज इंडिकेटिंग समथिंग। रिमेंबर वन थिंग, whenever you write down a paragraph, yes, very good, excellent, bravo, Zishan, this indentation is the first symbol that you are starting something new. If you're not talking about something new, a new paragraph is not there, then the indentation will not be there. If you are not giving this space, it means you are not starting a new paragraph. So remember one thing, this particular space is very, very, very important. It is the only symbol that is giving an indication to your reader that yes, you have started a new paragraph। एक और चीज नोट कीजिएगा, ट्राई टू नोट इट डाउन, कि हमारे पास इस पैराग्राफ में ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक लाइन में नीचे जा रही हैं, एक बिल्कुल लीनियर वे में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो किसी और तरह से है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ कोइंसिडेंस के पैराग्राफ एक साइड से तो बिल्कुल अलाइंड है जबकि दूसरी तरफ से उसमें हमारे पास ऊंच नीच जो है वो आ रही है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सो हमें ये समझ में आता है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो आपको अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, जहाँ से आप जिस हिसाब से लिखना शुरू करते हो।
अब जी हम लोग जो हैं वो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको चाहें तो जूम इन कर सकते हैं, और एक दफा इसको पढ़ने के लिए हमारे पास ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको समझने के लिए कि एक दफा इसे पढ़ते हैं कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, होता क्या है। जी प्लीज। Reading a story in a book is often very different from seeing it as a film. When you read a story, you need to use your imagination. A book usually gives a lot of description about the people's places and things in the story, so you can create pictures in your mind. In addition, the conversations between people are always written with details that describe how the people look or feel. You use a lot of imagination to help see the colors in the experience. When you watch a film, you don't need to use your imagination and things in the story. The conversations are spoken out loud, so you just listen and watch. The feelings of the people come through their faces, body movements, and voices. Although a book and a film might tell the same story, reading a book and watching a film are very different experiences. ग्रेट। अब हमने एक चीज देखने की कोशिश की है, और वो ये है कि हमारे पास जो है रीडिंग अ स्टोरी इन अ बुक, इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही ब्लॉक में है, और वो यहाँ तक है हाउएवर से। क्या आपने इसको देखा? Reading a story in a book is often very different from seeing it as a film. When you read a story, you need to use your imagination. A book usually gives a lot of description about the people, places, so you can, in addition, ये क्या है सारी की सारी आप देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि आपने जो ट्रांजिशंस भी यूज करते हैं तो आपके लिए कंपैरिजन वाली जो है वो अलग होती है। ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारे पास ये था कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब की सब एक ही ब्लॉक में बात की, और वो हमारे पास यहाँ तक एक ब्लॉक था। एक चीज और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हो, पहली लाइन जो इसकी है वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस कहलाती है। टॉपिक सेंटेंस से मुराद एक ऐसी लाइन होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सारे के सारे पैराग्राफ में आप जो बात करने जा रहे हो ये उसका खुलासा होती है। सिंपली स्पीकिंग, टॉपिक सेंटेंस हमारे पास वही लाइन है जो हमें ये बताती है कि हम इस बात से बिल्कुल भी अपने पैराग्राफ में हटेंगे नहीं। इसमें हमने ये कहा, रीडिंग अ स्टोरी इन अ बुक इज ऑफन वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीइंग इट एज अ फिल्म। आपका एग्जामिनर यहीं से तो उसे पता चलता है कि आपको पास करना है या आपको फेल करना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रीडिंग अ स्टोरी इन अ बुक इज ऑफन वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीइंग इट एज अ फिल्म, अगर आप डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हो, आप सिमिलरिटीज की बात करना शुरू हो जाते हो, यहाँ पे आपने डिफरेंट बताया, यू आर फेल। यहाँ पे आपने जो है बुक की बात ही नहीं की और आगे चल के आप बुक्स की बात कर रहे हो, यू आर फेल। सो एक पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। सो टॉपिक सेंटेंस जो है वो हम इसको समझेंगे इंतहाई एहतियात से। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं, इनको हम स्पोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं, जो सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स जो है वो पैराग्राफ में ऐड है, इनके लाइनों में ऐड है। अब मुझे ये बताइएगा कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में हमने सब ड्राफ्टिंग या हमारे पास कंपैरेटिव पैराग्राफ, तो इसमें सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा। मान लीजिए यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो अब आप ये बता सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज राइजिंग ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अब इसी को आपको जब सपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम जो है वो जब एंड पे देखते हैं तो हमारे पास ये समझ में आता है कि पॉइंट ए जो हमने रीडिंग अ बुक था जो यहाँ पे लिया था, उसको हमने हाफ जो है वो पैराग्राफ में उसको बताया, और देन जो है वो हमने पॉइंट बी को बताया, और फिर हमने कंक्लूड किया। एक बात नोट कीजिएगा, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि जब हमने बात की टॉपिक सेंटेंस की, रीडिंग अ स्टोरी इन अ बुक इज ऑफन वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीइंग इट एज अ फिल्म। क्या कंक्लूजन में वो उसी बात को कंक्लूड कर रहा है जो उसने टॉपिक सेंटेंस में लिया? यस और नो? इज देयर एनी रेलेवेंस बिटवीन द टॉपिक सेंटेंस एंड द कंक्लूजन?
जी, एक ही पैराग्राफ में दोनों को लिखेंगे, ब्लॉक में एक ही पैराग्राफ में दोनों को लिखेंगे। Although a book and film might tell the same story, reading a book and watching a film are very different experiences. जो बात आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में कही, उसी बात को थोड़े से डिफरेंस के साथ आपने बयान करना होगा अपने कंक्लूजन में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं आपको ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन समझा पाया? क्लियर? CLER क्लियर लिखिएगा इन केस आपको ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया कि कैसे आपने करना। क्लियर? लास्ट वाला ये है कि हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होता है सरमन साहब, इसकी रेलिवेंस होनी चाहिए आपके कंक्लूजन के साथ। फॉर एग्जांपल जो बात आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में कही, वही बात जो है वो आपने इधर मेंशन करनी है। उम्मे ईमन आपने नो लिखा। इन केस यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरा जो तरीकेकार है लिखने का, वो है पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे मेंबर पे हम जा सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस। पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है, अगर हम अपने ऐसे में पैराग्राफ एक ऐसा लिख रहे हैं जहाँ पे हम दो सब्जेक्ट्स को, किसी भी टॉपिक को कंपेयर कर रहे हैं या कंट्रास्ट कर रहे हैं, अब हम हर लाइन को जो है वो इकट्ठा जो है वो कंट्रास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इकट्ठा जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो उसे डिस्कस करने की कोशिश करें। ठीक है। अब इन्होंने ऑडियो नहीं ज्वाइन की हुई और वो लिख रहे हैं कि सर आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस। इनका नाम क्या है? Her name is कायनात। अच्छा, कोई ने लिख दे कि प्लीज ज्वाइन द डिवाइस ऑडियो। नईम साहब अगर आप लिख सकें। उमेमन जिस तरह से हमारे पास ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन ये थी कि ब्लॉक्स होते हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, अगर आप अपना माइक ओपन कर सकें तो मुझे समझाना आपको आसान हो जाएगा कि अगर हम जो है वो कॉलेजेस के अंदर जिस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक में एक ही चीज़ को डिस्कस किया जाता है, दूसरे ब्लॉक में दूसरी चीज़ होती है, केमिस्ट्री ब्लॉक, फिजिक्स ब्लॉक, बायोलॉजी ब्लॉक वगैरह वगैरह वगैरह। अगर यस आपको सर। कोई कोई भी आइडिया मेंशन करना है अपने कम जो है वो कंपटीशन के एग्जाम्स में, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में ब्लॉक में बात करोगे। जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये एक ब्लॉक के अंदर बनी हुई है। पहले ब्लॉक के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ रीडिंग ए बुक की बात कर रहा है ना, रीडिंग ए स्टोरी इन ए बुक। तो यहाँ तक होएवर से ऊपर वो सिर्फ बुक रीडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, रीडिंग की जो है वो बात कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास वो बात कर रहा है फिल्म वॉचिंग की। तो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने एक वक्त में एक ही आइडिया, एक ही चीज की बात की, और अगले वक्त में जो है वो दूसरे की बात की। ठीक है, यस सर। ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? यस सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बाय पॉइंट है कि हमने जो है वो, आपका माइक मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू। पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हमारे पास, पॉइंट बाय पॉइंट क्या होते हैं, एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिएगा। वही हमारे पास कैट्स और डॉग्स हैं। मान लीजिए कि आपको CSS में, मान लीजिए फर्ज कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसे लिखना है आपने किसी भी एग्जाम्स के लिए, IB में, तहसीलदार के लिए, जहाँ पे भी आपको लिखना है, आपको ये लिखना है जनाब, कंपैरिजन कैट्स और डॉग्स है। अब यहाँ पे जो है वो आपका पहला पॉइंट होगा, कैट्स आर जनरली मोर इंडिपेंडेंट एनिमल, दे कैन सर्टन एंटरटेन देमसेल्व्स एंड डू नॉट रिक्वायर कांस्टेंट ह्यूमन इंटरेक्शन। यहाँ पे कैट की बात की, लेकिन अगली ही लाइन में जो है वो आप क्या बात करेंगे, आप डॉग की बात कर रहे हैं। डॉग्स ऑन द अदर हैंड आर सोशल एनिमल्स एंड थ्राइव ऑन कंपेनियनशिप। जबकि हमने जो, जब ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, आपको याद होगा कि इसमें हमने सारी की सारी जो है वो बात सिर्फ और सिर्फ कैट ही की थी। ठीक है, कैट्स जो हैं वो उनके, और जब हमने जो है दूसरे नंबर पे बात की थी तो वो फिर हमने सारी की सारी जो है वो सिर्फ डॉग्स के ही किए थे। पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में हम एक एक पॉइंट को लेते हैं और उसको जो है वो या तो रेफ्यूट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, डॉग्स हैव हायर एक्सरसाइजेस नीड्स कंपेयर टू कैट्स, दे नीड
रेगुलर वॉक्स एंड प्ले टाइम टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम डॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते देखें कि हमने कैट की बात करी। अगर हमें लिखते हुए जो हमने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जब हमने आर्ग्यू करना है, आप पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन पर बात कर रहे हो, तो आप पोलराइजेशन के ऊपर बात करते करते अगर मुख्तलिफ आइडियाज को कंपेयर या कंट्रास्ट करना चाहते हो, दूसरा मेथड उसके लिए आपके पास पॉइंट बाय पॉइंट। तीसरी जो है वो पैराग्राफ देखें, डॉग आर हाईली ट्रेनेबल एंड कैन लर्न वेरियस कमांड्स एंड ट्रिक्स। अब पहले में हमने किसकी बात की? यहाँ पे हमने डॉग की बात की, लेकिन इससे आगे जब हम चलते हैं, कैट्स ऑल्दो इंटेलिजेंट और नॉट एज रिस्पॉन्सिव टू ट्रेनिंग एज डॉग्स। एक ही पैराग्राफ में हमने पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चला। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आइडियाज को जो है वो कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर्स तो ऑब्वियसली कभी मेंशन नहीं करेंगे, वो तो हमारे पास सुसाइड है ना, ऐसे के अंदर आप अपने पॉइंट्स लिख रहे हो, तो ये तो पैराग्राफ राइटिंग। सो इसमें आप सिंपली जिस तरह से इसने किया, कैट्स आर टिपिकली मोर सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग, दे क्लीन देमसेल्व्स बाय लिकिंग देयर फर, डॉग्स में रिक्वायर। तो हमने एक एक पॉइंट को उठाया और उसको कंपेयर किया। मेक इट श्योर कि आपको समझ में आए, हम जो है वो एक एग्जाम्पल से गुजरते हैं, एक मजीद पैराग्राफ से हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। एक पैराग्राफ में आपके साथ जो है वो पढ़ता हूँ, और वो हमारे पास है, मैरिलन मोनरो एंड प्रिंसेस डायना lived at different times in different countries, but their lives had some surprising similarities. क्या आपने कुछ नोट किया? मैरिलन मोनरो एंड प्रिंसेस डायना lived at different times in different countries, but their lives had some surprising similarities. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट जो है वो उसने उसके ऊपर क्या बात किया, वो लिव कर रही हैं, इकट्ठी हैं, रहती हैं। या उसने क्या बताया? कि उसने बताया कि दे आर लिविंग, टाइम्स उनका जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो है वो सरप्राइजिंग जो है वो सिमिलरिटीज मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ वुमेन हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। देखिए, डिफिकल्ट चाइल्डहुड। Monroe spent many years without parents in an orphanage and Diana, पहले में उसने मोनरो की बात की, साथ ही उसने जो है वो डायना की बात की। ठीक है, इसी तरह से प्रिंसेस डायना जो है वो मैरिड प्रिंस चार्ल्स एंड मैरिलिन मोनरो मैरिड अ फेमस बेसबॉल प्लेयर। अब देखें, एक ही पैराग्राफ में, एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में हम दो की बात कर रहे हैं। इसके बरअक्स, इसके ऑपोजिट, अगर हम ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पे हमने बुक रीडिंग को और फिल्म वॉचिंग को देखा था। तो हम सिर्फ जो है वो व्हेन यू रीड अ स्टोरी यू नीड टू यूज योर इमेजिनेशन ए बुक, यहाँ पे हम सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं। बुक की बात करने के बाद अगला जो है वो पॉइंट हम उसमें जो है वो वॉचिंग फिल्म की बात कर रहे हैं। ये दोनों तरीकेकार मौजूद हैं और आप दोनों में से कोई भी तरीकेकार यूज कर सकते हैं। आप दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं। Another similarity between Marilyn Monroe and Princess Diana was that they were both very popular. ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया कि पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होती है? पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई? पता चल सका कि पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन क्या होती है? अब मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों पैराग्राफ्स आपने पढ़े, समझने की कोशिश की। अब ये वाला जो पैराग्राफ है आपके पास जो है, जिसमें रीडिंग अ स्टोरी इन अ बुक में, वंस अगेन आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये वाला आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं डबल पिंच अप करके स्क्रीन को। ये पैराग्राफ आपके सामने, क्या ये पैराग्राफ ज्यादा कंट्रास्टिव है या ये ज्यादा कंपैरेटिव है? जो मैंने आपको सिखाया था कि कंपैरिजन क्या है, कंट्रास्ट क्या है, ये वाला हमारे पास जो पैराग्राफ है ज्यादा कंट्रास्टिव है या ज्यादा कंपैरिजन है? देखिएगा जरा। रीडिंग द स्टोरी, अ बुक यूजुअली गिव्स अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड थिंग्स, व्हेन यू वॉच अ फिल्म यू डू नॉट नीड टू यूज योर इमेजिनेशन।
ज्यादा कंपैरिजन कर रहा है या ज्यादा कंट्रास्ट कर रहा है? ये आपने जो है एक्सलेंट, एक्सलेंट। हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है, वो हमारे पास पैराग्राफ 1 जो है वो कंट्रास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट की बात कर रहा है। वो बता रहा है कि पहले कैसे कैसे मुख्तलिफ है, मतलब व्हेन यू रीड अ स्टोरी, व्हेन यू वॉच अ, वो कंट्रास्ट की बात कर रहा है। अब मुझे जरा यहाँ पे बताइएगा, ये हमने जो देखा था पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन को, अच्छा ये कौन सा मूड हमारा तब्दील तो नहीं हो गया? हमारे पेजेस उसने जो है वो बदल दिए। किधर चला गया है? नाराज हो गया? अच्छा नहीं, लोग आ गया, वापस आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो पैराग्राफ है मैरिलिन मोनरो एंड प्रिंसेस डायना, ये कंट्रास्ट से ज्यादा है या कंपैरिजन ज्यादा है? Lived at different times in different countries, but their lives had some surprising similarities. यार अब तो ये बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, कंट्रास्ट कम कंपैरिजन नहीं हो सकता, या तो कंट्रास्ट है या कंपैरिजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ वुमेन हैड ए डिफिकल्ट चाइल्डहुड, कंपैरिजन है या कंट्रास्ट है? एक्सीलेंट उन तमाम लोगों के लिए कि ये मोस्टली हमारे पास कंपैरिजन है और वो मोस्टली हमारे पास कंट्रास्टेड है। आई एम श्योर कि मैं ये चीजें आपको समझा पाया कि कंपैरिजन कंट्रास्ट को आपने डेवलप कैसे करना। अब जो है एक हम इसके ऊपर पैराग्राफ भी लिखवाएंगे। अब एक चीज जो है वो आसान सी एक एक्टिविटी हमारी जो है वो मैं आपसे लेना चाहूंगा इसके ऊपर। गल्फ और टेनिस जो है वो हमारे पास है, इस लिस्ट को जो है वो हमने पढ़ना है। अब मुझे बताइएगा कि गल्फ और टेनिस की कुछ चीजें हमारे सामने हैं। ठीक है, गल्फ जो है इसके बारे में अब आपने मुझे ये बताना है कि जनाब सिमिलरिटीज कहाँ कहाँ पे हैं और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे। इन दोनों खेलों के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं वो आपने पॉइंट आउट करनी है। गल्फ एंड टेनिस जो है वो, गल्फ के अंदर जो है वो क्या है और टेनिस के अंदर क्या है? प्लेड आउटडोर ऑन ए लार्ज ओपन एरियाज, a rocket is used to hit a ball, played with at least two people, played by pairs of people। सिमिलरिटीज क्या है, कंपैरिजन क्या है जी दोनों के दरमियान? व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन गल्फ एंड टेनिस, क्या बता सकते हैं? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों के दरमियान जो है वो बहुत से कंपैरिजन हैं, और एक हमारे पास है कि दोनों जो हैं आउटडोर में खेले जाते हैं। ठीक है, दोनों आउटडोर में खेले जा सकते हैं, बाहर खेले जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपैरिजन क्या है? हमारे पास जो है वो दोनों जो है वो दो लोगों के साथ खेले जा सकते हैं। इस सरमद ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बोथ मैन एंड वुमेन कैन प्ले। ठीक है, बोथ कैन बी प्लेड आउटडोर। ओके, आगे जी। एक बॉल जो है वो, वेरी गुड जाहिद, बॉल जो है वो यूज होती है। ओके ग्रेट। अब मुझे जरा इनके कंट्रास्टिव पॉइंट्स बताइएगा, डिफरेंसेस बताइएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गोल्फ एंड टेनिस? Golf or tennis का one need net and other do not. Great, Zishan Tahir, excellent. You need net और एक में आपको इसकी जरूरत नहीं होती। अदर, किसी को इंडोर में भी खेला जा सकता है टेनिस को, इंडोर में भी खेला जा सकता है। ओके, टेनिस चीप है, वेरी गुड। गल्फ एक्सपेंसिव है, स्पीड इंपॉर्टेंट है टेनिस में, और गल्फ के अंदर जो है वो हमारे पास एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं ये बातें आपको समझा पाया हूँ कि whenever in your actual paper you people are going to write about argumentative essay, in case you choose that particular topic, what you need to do, you need to remain very 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 careful. So you need to memorize, you need to learn how to write a comparative or contrastive paragraph. You need to understand how to develop a comparison paragraph, comparative paragraph. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो है वो कंपैरिजन के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हो, कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, कनेक्टर्स कौन से होते हैं, आपको वो मैंने अभी बताए। द फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी शेयर्ड आफ्टर टुडेज क्लास, और आप वहां से पढ़ भी सकते हो।
और हमने जो है वो ये भी देखा कि आपको ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन जो है और पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग द ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, I mentioned कि जब आप पैराग्राफ लिखते हो, the first line is a topic sentence, and I tried to explain how reading book is different than watching a movie, than film watching. I tried to explain that in the very first section of block organization, you people are supposed to mention your first idea, and in the second half of your paragraph, you can talk about another idea. But remember one thing कि इन दोनों के दरमियान एक रेलिवेंसी जरूर होनी चाहिए। अगर एक रेलिवेंस जो है वो आपके पास नहीं है, वो आप जनरेट नहीं कर सकते हो, आपको ये जरूर समझना है कि वो फिर आपको मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं दे सकेगा। ऐसे के लिए, ऐसे में जब बहुत से लोग फेल होते हैं तो उसमें यही रीजन है। सर आर्ग्यूमेंट पैरा में कंपेयर कंट्रास्ट करना नीडेड है, सिर्फ एक एग्जांपल दें तो। आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ लिखते वक्त कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने के लिए एग्जांपल्स का इस्तेमाल हमें करना होता है ताकि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है, फॉर एग्जांपल, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग और फिजिकल शॉपिंग को कंपेयर करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग और फिजिकल शॉपिंग जो है वो उनमें फ़र्क आता है। अब हमें अपने एग्जामिनर को समझाना है, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, फिजिकल शॉपिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप उसमें एग्जांपल्स दे सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट कि हमें जो है वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट नीडेड है, द आंसर इज यस, हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो जी ये हमारे पास जो है वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए रहा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो है सो फॉर एंड अगेंस्ट वाला ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे सेम है या डिफरेंट। इस क्वेश्चन को जो है वो दोबारा से मुझे पूछेगा, मैं समझ नहीं पाया आपकी क्वेश्चन को। ओके। अच्छा, ये किसी को जो है वो समझ नहीं आ रही। हमारे पास अगर एक को भी आवाज़ ठीक से आ रही है तो बाकियों को फिर अपना इंटरनेट देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इस डिस्कशन के बाद जो है वो हमने सिमिलरिटीज और इनको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम जो है वो आगे चलते हैं और आगे चल के मजीद चीज़ें जो है वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मजीद हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या डिटेल्स हैं जी और आगे क्या है जी। What if the writer is in the favor of early child marriages and we are against it? To make this point clear, we will have to give examples as well. Remember one thing, Myra Khan, let me answer your question. Whenever you are discussing something, like these are the sensitive topics, like child marriages, so these topics can be very challenging for you to have opposing views. Okay, तो आपने ये लिखा कि फेवर ऑफ अर्ली मैरिजेस जो है वी आर अगेंस्ट इट। सो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कशंस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, आपको जो है वो फिर अपने आइडियाज को बताना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स नहीं आप इसमें दोगे, आप डिटेल्स दोगे, और वो डिटेल्स आप किससे दोगे? आप फैक्ट्स को ऐड कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर सकते हो। और अगर एग्जाम्पल्स नागजीर हैं तो वो फिक्टिशियस एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, वो real life examples होंगे। For examples, you need to mention like in early child marriages, the risk of health risk is there, like early pregnancies is there, the severe health problems are there for the mother and the babies, like the child, they are unable to get the educational. You need to talk about emotional and psychological impacts, economic disadvantages, legal and human rights as well. So you need to remain very, very, very specific, well documented, compelling case. Only in this way you can convince your examiner. You need to put just one example, and the ultimate direction goal of your writing should be to convince your examiner. ओके जी। तो यस यू कैन, बट आपको जो है वो टू द पॉइंट रह के बात करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स जो है वो हम एक ही एग्जाम्पल जो है वो उसी को जस्टिफाई कर सकते हैं एक पैराग्राफ में। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास स्पेस होती नहीं है करने की। पैराग्राफ
आपकी लिमिट्स भी तो होती है ना कि आपको 5 से 10 जो है वो लाइनों के अंदर अंदर रहना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो 10 लाइनों से आगे निकल सकें। ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि डॉन के अंदर जो है वो पैराग्राफ जब भी पढ़ते हैं आप लोग, तो वो एक पैराग्राफ जो है वो शुरू हो जाता है और वो यहाँ तक चल के खत्म होता है। 10 to 12 लाइन्स, 12 लाइन्स जो है वो आपके लिए जो आप लिखते हैं। ठीक है। सो वो हमारे पास जो है वो 12 लाइन्स हैं, अदरवाइज दैट्स फाइन। अच्छा जी, अब मैं ये चाहूंगा बिफोर मूविंग ऑन द अदर सेक्शन, आई वांट के अब हमारे पास जो है, so what if my essay is in favor and in next variable I have given an alternative opinion? Still do I have to compare and contrast in each paragraph? You will have to make it clear, like अगर आप अपने ऐसे में एक एक जगह पे फेवर बात कर रहे हो और दूसरे नंबर पे जो है वो आपने एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन दिया है। अब थीसिस स्टेटमेंट में आपने एक अपना ओपिनियन ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है नूर, अगर आपने अपना ओपिनियन जो लिया है आप उसी को सब्सटेंशिएट करोगे। ठीक है। आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन तो जरूर करोगे, लेकिन आपके एविडेंसेस जो हैं वो आपके अपने थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए होंगे। ठीक है। अगर और आपका ये जो क्वेश्चन है कि क्या हम मुझे कंपैरिजन और कंट्रास्ट ईच पैराग्राफ में करना है, द आंसर इज यस। आपको ईच पैराग्राफ में कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना है। आप चाहें तो आप ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं कि पहले 2-3 लाइनों में कंपैरिजन और फिर जो है वो एंड पे कंट्रास्ट की बात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। इन केस यू हैव अनदर क्वेश्चन तो आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सर 5 to 10 लाइन्स ऑफ एफपीएससी आंसर शीट आर प्रिंटेड बुक्स। यार एफपीएससी की ही आप जो है वो ले लें आप जिस, लेकिन 10 लाइनों से ज्यादा होता नहीं, इट इज अ रूल ऑफ थंब। अच्छा जी, दूसरा एक और तरीकेकार जो है वो लिखने का होता है कि जब हम जो है वो कंपैरिजन या कंट्रास्ट वाले पैराग्राफ को, कि हम एडवांटेजेस और जो है वो डिसएडवांटेजेस की बात करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो 2 पैराग्राफ्स के अंदर, ये एक आसान तरीकेकार है। अगर आपको ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन या पॉइंट बाय पॉइंट मुश्किल लगे तो आप एक में जो है वो क्या कर सकते हैं, एडवांटेजेस की बात कर सकते हैं और दूसरे में आप डिसएडवांटेजेस की बात कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, बड़ी तसल्ली से इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इस तरह से भी हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। वंस अगेन, पैराग्राफ पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और ये आपको समझाना चाहूंगा, फॉर गॉड सेक, कि ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट जो है वो लाइन फॉलो की जा रही है तो इट मीन्स कि आपकी ये साइड वेल अलाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक अलाइनमेंट फॉलो नहीं की जा रही तो इट मीन्स आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास इंडेंटेशन मौजूद है तो आपको भी इंडेंटेशन यूज करनी है। आगे बढ़ने से पहले और इससे पहले कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं प्लीज। इन केस आपके पास ये छोटा है और आप इसका फॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो आप जूम इन कर सकते हैं। स्टडिंग अब्रोड एंड स्टडिंग इन योर ओन होम कंट्री बोथ हैव डेफिनेट बेनिफिट्स फॉर ए स्टूडेंट। अब जरा इस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो है वो इस लाइन को देखिएगा। अभी सिर्फ ये मुझे बताइएगा कि इस लाइन को और इस लाइन के दरमियान आप कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। Studying abroad and studying in your own country both have definite benefits for students. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, so if you are thinking about where to study, consider all of these benefits and make a decision that is right for you. क्या ऐसे नहीं लगता कि इस लाइन के बाद जैसे फौरन से अगली लाइन जो है वो ये उसने दे दी है, ये दरमियान में जो है वो डिटेल्स हैं हमारे पास। सो मेक इट श्योर, रिमेंबर वन थिंग, आपको अपने पैराग्राफ के पार्ट्स को समझना पड़ेगा। पहले नंबर पे आपके पास टॉपिक सेंटेंस है और एंड पे आपके पास जो है वो ये कंक्लूजन है। और एक कंक्लूजन से जब आप दूसरे पैराग्राफ पे जाते हो उससे पहले मेक इट श्योर कि जो बातें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मेंशन है उन्हीं बातों को आपने पैराफ्रेज किया हो कंक्लूजन के अंदर। ठीक है। अब हम जो है वो इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगर हमें एक आसान सा जो है वो पर्टिकुलर ऐसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की बात करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सो studying abroad and studying in your own country both have definite benefits for students.
Living in another country can be an exciting experience because everything seems new and different. The challenge of living in a new environment can give you courage and self-confidence too. If you want to learn another language, living abroad is a great way to do because you can read magazines or the newspaper, watch televisions, or make friends. Another good reason to live abroad is हमारे पास यहाँ तक मुझे बताइएगा कि एडवांटेजेस की बात कर रहा है या डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है। यहाँ तक हमारे पास हो क्या द राइटर इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस आर डिसएडवांटेजेस। अब आगे जब हम चलते हैं तो हमें ये पता चलता है ऑन द अदर हैंड there are some advantages on staying in your own country too. स्टडी इट इज चीपर देन लिविंग अब्रोड। अब अब्रोड के बारे में जो है वो डिसएडवांटेजेस बता रहा है। सो यू कैन सेव सम मनी आल्सो इन योर ओन कंट्री, एवरीथिंग इज फेमिलियर, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट being taught in a foreign language and you can understand the culture and the expectations of the teacher. Finally, if you stay in your own country, आप अपने पैराग्राफ के दूसरे सेक्शन में डिसएडवांटेजेस को देख पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी मेंशन कर सकते हैं जब हमें आर्ग्यूमेंटेटिव लिखना है। ठीक है, अब मैं असाइनमेंट आप थैंक यू सो मच। मैं एक असाइनमेंट बता रहा हूँ और वो असाइनमेंट कि आपने जो है वो एक कंट्रास्टिव या कंपैरिजन पैराग्राफ लिखना है। एक कंपैरिजन वाला लिख लीजिएगा और एक जो है वो कंट्रास्टिव पैराग्राफ लिखिएगा। इस लेवल पे आपको किड ग्लविंग से बचना है। किड ग्लविंग से मुराद ये है कि बाज़-औक़ात हमें अपनी लाइफ में खुद को अपना मेंटर खुद भी बनना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों पे काम आप खुद भी करेंगे एंड मेक इट श्योर कि जो असाइनमेंट आपको असाइन की जा रही है उसे आप इग्नोर नहीं करो। ठीक है, हमारे पास आ गया जी मोस्ट प्रोबेबली कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। मुझे कुछ कनेक्टिव इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी हमारी क्लास जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। मैं असाइनमेंट ही बस आपको असाइन करना चाह रहा था। आई वाज़ टेलिंग यू कि आपको इन पैराग्राफ्स में से कोई से जो है वो टॉपिक उठाने हैं। एक पे कंपैरिज़न और एक पे कंट्रास्ट जो है वो लिखना है। कंपैरिज़न और कंट्रास्ट जो है वो इस पे बात करनी है। ये हमारे पास जो है वो डिस्कशन रहेगी और ये बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसको आप जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अब जो है वो आप मुझे बताएँगे कि क्या ये हमारे पास एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? स्टडीइंग इंग्लिश जो है वो हमारे पास टॉपिक है कि इंग्लिश को स्टडी करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एडवांटेजेस है तो ए लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस है तो डी लिखेंगे। स्टडीइंग इंग्लिश
व्हाट इट इज, क्या है ये हमारे पास जो है वो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेजेस होगा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। ठीक है। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे मैं रुकूंगा। ये एक एक्टिविटी छोटी सी थी, इसको जो है वो आप खुद से देखने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, और ये कोशिश करें कि कंट्रास्टिव और कंपैरिजन वाला पैराग्राफ जो है वो आप राइट ब्रदर्स जो थे, जब उन्होंने देखा कि माइंड इतना जो है वो पावरफुल है कि उन्होंने जहाज बना दिया। ठीक है। जो हमारे पास लोग हैं कि व्हेनेवर दे यूटिलाइज देयर माइंड, वो अपने माइंड को जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो इवन एक्सेल। तो हमें डेली बेसिस पे इस काम को करना है और एक्सेल करने की कोशिश करनी है। आवाज कट की होगी दरम्यान में कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से, बट ऑन डेली बेसिस कंप्लीट करें अपने काम को। अल्लाह ताला के साथ आप सबके हामी नासिर हो। एंड इन केस यू नीड असिस्टेंस एनीवेयर, द ग्रुप इज देयर, आपकी क्लास का ग्रुप, उसमें आप जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। मैंने एक किताब का जो है वो चैप्टर 3 एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो रिकमेंड किया था। मोहम्मद असद की किताब थी, और इस्लाम एट द क्रॉस रोड, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास किस क्यों ज़रूरी है कि हम इस्लामिक सिविलाइजेशन को भी पढ़ें। कल जो है वो अगला चैप्टर अबाउट इमिटेशन होगा। नई किताब बेटे दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। सो इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग द बुक, तो ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है जो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहता है। अदरवाइज ऐसे के हवाले से हम जो है वो यहीं तक डिस्कशन रखेंगे। लें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।